एग्जाम्पल नंबर 1.9। नौवां सवाल बहुत महत्वपूर्ण, इस तरह के प्रश्न आप लोगों को पढ़ने चाहिए। इसके बाद में भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। सवाल क्या कह रहा है, इसमें डायग्राम आपको बना हुआ नहीं मिलेगा। देखें, एक आवेश 10 की पावर -8 कूलाम है और एक दूसरा आवेश -10 की पावर -8 कूलाम है। दोनों आवेश परिमाण में बराबर और प्रकृति में विपरीत हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और इन दोनों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर आपको दे रखी है। क्लियर है? इन दोनों आवेशों की वजह से 3 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। पहला पॉइंट है एग्जैक्टली इनके बीच में, तो यहां से इसकी दूरी हो जाएगी 0.05 मीटर। इसका आधा करेंगे ना बेटा, तो 0.5 मत कर देना गलती से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि बच्चे 0.5 लिख देते हैं, और यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी, ये भी 0.05 मीटर हो जाएगी। क्लियर? इसके बाद में इस लाइन के ऊपर, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ऊपर यहाँ एक बिंदु है जिसका नाम B है, और यहाँ पर एक बिंदु है इसका नाम C है, और ये इन दोनों के केंद्र से जा रहा है, और ये जो दूरी है वो भी आपकी 0.1 मीटर और ये भी 0.1 मीटर। प्रश्न समझ में आ गया? इन तीनों बिंदुओं के ऊपर अपने को E का मान निकालना है, कुल मिला के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पहले हम पॉइंट A की बात कर लें। ए पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र कौन कौन उत्पन्न करेगा? सर ये भी करेगा और ये भी करेगा। इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र का मान निकाल लेते हैं, इसकी वजह से भी निकाल लेते हैं, और दोनों का सदिश योग कर लेते हैं। चलो, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं, इस आवेश को नाम दे देता हूं x का आवेश, और इस आवेश को अपन नाम दे देते हैं y वाला आवेश। तो अपन यहां पे लिखेंगे बिंदु A पर आवेश x के कारण, या x की जगह वैल्यू रख दे 10 की पावर -8, 10 की पावर -8 कूलाम के कारण विद्युत क्षेत्र। कितना विद्युत क्षेत्र होगा? कल हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर, और हमने बात करी थी कि एक बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर KQ/R²। क्लियर है? तो यहां पे मैं लिखता हूं E और यहां पे लिख देता हूं 1 बराबर, फॉर्मूला लिखूंगा मैं KQ/R²। अगर मैं वेक्टर लगाऊं तो यहां पे मेरे को लिखना होगा R कैप। इजी है? चलो वैल्यू रख लेते हैं अपन। E1 K का मान लिखा 9 10 की पावर 9, Q का मान, इस वाले आवेश की बात कर रहे हैं तो 10 की पावर -8। माइक्रो नहीं है, ध्यान रखना है, कई बार सवाल में यहाँ पे माइक्रो कूलाम दे दिया जाता है, दैट टाइम आप माइक्रो को हटा के -6 लगाएंगे, पावर -6 लगाएंगे, बटा में R का स्क्वायर। किसका R? इस आवेश से जिस बिंदु पर तीव्रता निकालनी है उसके बीच की दूरी का स्क्वायर। क्लियर है? तो कितनी लिखेंगे? 0.05 का स्क्वायर, तो 0.05 का स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे वेक्टर लगाओगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी आपको लिखनी पड़ेगी। आप जानते हैं कि धनावेश के कारण तीव्रता बाहर की तरफ होती है और ऋणावेश के कारण तीव्रता अंदर की तरफ होती है। तो यहाँ पर इस धनावेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो ये डायरेक्शन में होगी। नहीं आया समझ में? तो इसको मैं लिख देता हूं E1 वेक्टर। तो ये डायरेक्शन कौन सी दिशा है? x की दिशा है, और x की दिशा में आप एकांक सदिश क्या लगाते हैं? I कैप। क्या लगाते हैं? I कैप। तो इसके साथ में जब अपन एकांक सदिश की बात करेंगे तो क्या लगा देंगे? I कैप। कोई डाउट इसमें? x की डायरेक्शन में है I कैप, -x की डायरेक्शन में होता तो -I कैप लगा देते। तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको आप थोड़ा सा सोल्व कर लें, बढ़िया रहेगा। सर 9 10 की पावर यहाँ पे 1 रह गया, बट्टा लगा दो, इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 गुणा 10 की पावर -4। नहीं आया समझ में? 10 की पावर -4। और आसानी से लिखना चाहो तो ये जो पॉइंट है इसको जब आप हटाओगे तो ऊपर 100 लगेगा ना, ऊपर 100 लगेगा, फिर इसका स्क्वायर है तो उस 100 का भी अपने को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे 9 बट्टा 25 गुणा 10 की पावर 1 तो ये है, और माइनस का 4 ऊपर जाके प्लस का 4 तो 10 की पावर 5 बन जाएगा, और इसके साथ I कैप रहेगा। वैल्यू रख देंगे नंबर 1। कंफ्यूजन इसमें?
कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सीधा सीधा। अगर ये जोड़ बाकी आपको नहीं आता है तो बेटा इसका कोई समाधान नहीं है, ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कोई नहीं बताने वाला आपको, ये आपका दिमाग है वो ही आपको इनको कैलकुलेट करेगा। नंबर 2 पे चलते हैं, वापस वही कहानी लिखेंगे हम। बिंदु ए पर आवेश, कौन सा आवेश ले लें हम, -10⁻⁻8 कूलाम के कारण विद्युत क्षेत्र, इसके कारण विद्युत क्षेत्र और निकाल लो। बोलो क्या आने वाला है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या आने वाला है, इसको लिख देता हूं मैं E2 वेक्टर। E2 वेक्टर ये माइनस आवेश है, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र हमें ए पॉइंट पे निकालना है, तो माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होता है, अंदर की तरफ होता है। किधर होता है, अंदर की तरफ होता है। तो ये माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये हो जाएगी। क्लियर है क्या, विद्युत क्षेत्र की दिशा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मैं लिख दूंगा E2 वेक्टर। चलो E2 वेक्टर का मान निकालो सर, KQ अपॉन R² और R कैप लिखेंगे। चलो K का मान लिख लो 9×10⁻⁹, Q का मान 10⁻⁻8 बटा में वही दूरी 0.05 का स्क्वायर। यहां पे -10⁻⁻8 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सदिश राशियों में कभी भी वैल्यू माइनस की नहीं लिखी जाएगी। माइनस की वैल्यू है वो केवल दिशा को प्रदर्शित करेगी, वो हम यहाँ पे जब एकांक सदिश लगाएंगे दैट टाइम लिख देंगे। सदिश राशियां हमेशा केवल परिमाण लिखा जाता है, आवेश लिखोगे तो केवल उसका परिमाण लिखना है, चाहे वो प्लस का आवेश हो या माइनस का आवेश हो। अब आप दिशा की बात कर लो, तो ये E2 डायरेक्शन ये है, ये कौन सी दिशा है, ये आई कैप की दिशा, एक्स एक्स की दिशा है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, आई कैप। अगेन इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो वापस यही रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि ये सेम संख्याएं हैं। तो क्या बनेगा 9/25 10⁵ आई कैप, समीकरण नंबर 2। तो बिंदु ए पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, बोलो बिंदु ए पर कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र क्या करते हैं बेटा, बोलो सर E वेक्टर, ए लिख दूं, इसका मतलब हो जाएगा ए पर विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से होगा, E1 का वेक्टर और प्लस E2 का वेक्टर। नहीं है समझ में, क्लियर है। अब दोनों को योग कर दो, तो दोनों का योग करोगे तो क्या होगा, दोनों एक जैसी संख्याएं हैं, एक ही डायरेक्शन में हैं, पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो जोड़ देंगे। नहीं है समझ में। अगर नेगेटिव होता एक के साथ तो क्या हो जाता, माइनस हो जाता। मान लो सपोज दैट कि यहां पे ये आवेश पॉजिटिव होता, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन विपरीत हो जाती और दोनों का परिमाण बराबर है, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाता, 0 आ जाता। बात समझ में आ रही। तो ऐसे प्रश्न आपको कई बार देखने को मिलेंगे कि दो आवेश बराबर परिमाण के और एक ही प्रकृति के, दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, तो उनके बीच वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। बहुत इजी बात है। तो इन दोनों का योग कर दो, तो योग करने के लिए क्या कर देंगे, 9/25 गुणा 10⁵ और इसको मैं कर देता हूं 2 से गुणा। नहीं आया तुम्हारे समझ में, दोनों एक ही हैं और आगे वेक्टर क्या लगेगा, आई कैप। अब इसको सरल करके और इसका आंसर निकाल लेना, ये आ जाएगा आपके पास बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की। बहुत आसान लिखना है, किताब में इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ भी होगा, समझ में आ गया हो तो मेरे हिसाब से आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। अगर आपको प्रॉब्लम होती है बाद में पढ़ने में तो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, उसकी आप मदद ले सकते हैं। क्लियर, लिखना है इसको नहीं। अब दूसरा प्रश्न जो है, इसके 3 भाग हैं, बी बिंदु पर भी और सी बिंदु पर भी। सी वाला मैं आप लोगों को बता दूंगा, बी वाला आप लोगों को खुद करना है, तरीका मैं बता देता हूं, ठीक है। चलो आगे हम क्या लिखने वाले हैं, यहां पे देखते जाओ। बी बिंदु पर आवेश 10⁻⁻8 के कारण तीव्रता, इसकी वजह से बी बिंदु पर यह धनावेश है, विद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर की तरफ, तो ये आपके पास E1 वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। एकांक सदिश क्या लगाओगे इसके साथ, माइनस आई कैप। क्या लगाओगे, माइनस आई कैप। ये दूरी आपको दे रखी है 0.05 मीटर, आपको x और b के बीच की दूरी दे रखी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी यहां आने वाली है। तो कुल मिलाकर के आपके पास ये E1 वेक्टर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा सर, केवल इसके साथ माइनस लगेगा। नहीं आया समझ में, आवेश भी वही है, दूरी भी वही है, केवल डायरेक्शन बदल गई तो माइनस आई कैप आ जाएगा। रीड करेगा दिमाग आपका ये बात, क्लियर। चलो
इसकी कैलकुलेशन करोगे तो वापस वही वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो ये हमारा बी बिंदु पर धनावेश की वजह से तीव्रता आ गई। अब अपन क्या लिखेंगे, बी बिंदु पर इस माइनस वाले आवेश की वजह से तीव्रता, तो आवेश वही है के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, फॉर्मूला लिखेंगे, के का मान वही है, क्यू का मान वही है, क्या बदल गया, दूरी। किसके बीच की दूरी लिखोगे, y से लेके b की दूरी कितनी है टोटल, y से लेके b की दूरी टोटल कितनी है सर, यहां से लेके यहां तक तो है 0.1 और यहां से लेके यहां तक है 0.05। तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 0.15 आ जाएगा। तो यहां पे आपके पास ये 0.15 का स्क्वायर लगेगा। इजी है। माइनस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र किधर होगा, अंदर की तरफ, माइनस आवेश की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, तो इसे हम लिख देंगे E2 वेक्टर। यहां पर ये डायरेक्शन कौन सी है, आई कैप की दिशा है, तो आई कैप आ जाएगा। इसके साथ में ये 15 का स्क्वायर, 15 225 होता है। पावर तो 10 की पावर वो सेम ही चलनी है, -4 ऊपर जाके +4। अब आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, बोलो सर। आई कैप हम बाहर कॉमन ले लेंगे और क्या करें, बोलो क्या करूं, चलो 10 की पावर 5 मैंने कॉमन ले लिया, आई कैप मैंने कॉमन ले लिया। पहले दोनों में से धनावेश वाली वैल्यू पहले लिख देता हूं, तो धनावेश वाली वैल्यू कितनी है, 9/225 और ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9/25। आप चाहो तो 9 को भी बाहर कॉमन ले सकते हो। अब आगे इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। कोई कंफ्यूजन इसमें, 1% भी आपको डाउट लग रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। सिंपल चीजें हैं। एक बिंदु आवेश की वजह से तीव्रता निकालनी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए। के का मान फिक्स है, आवेश को निश्चित करो, दोनों के बीच की दूरी, आवेश और प्रेक्षण बिंदु के बीच की दूरी को कैलकुलेट करो और डायरेक्शन की वजह से उसकी दिशा लिखना शुरू करो, हो जाएगा। आसान है। तीसरा पार्ट और करते हैं। तीसरा पार्ट इसका थोड़ा सा कठिन है, और कितना कठिन है उसकी बात अपन पढ़ते हैं। ये सब चीजें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। देखो सी पॉइंट पे जब अपन चलेंगे तो पहले इस धनावेश की वजह से तीव्रता, तो अपना तरीका वही है, बिंदु सी पर 10 की पावर -8 कूलाम के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये धनावेश विद्युत क्षेत्र किधर उत्पन्न करेगा, बाहर की तरफ। किधर उत्पन्न करेगा, बाहर की तरफ। तो ये डायरेक्शन आएगी, तो यहां पे लिख देंगे हम E1 वेक्टर। नहीं आया समझ में। इसके बाद में ये माइनस आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र इसके बाहर होगा या अंदर होगा, अंदर की तरफ होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा, तो यहां लिखेंगे हम E2 वेक्टर। समझ में आ रहा है मेरी बात। अब सर हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ये कौन से एकांक सदिश की दिशा है, आई कैप है, जे कैप है या के कैप है, हम क्लियर नहीं कर पा रहे। तो जब आप यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, आप उसके ऊपर वेक्टर ही मत लगाना, क्योंकि वेक्टर लगाओगे तो दिशा लगानी जरूरी है। इसके बाद में आप एक बात बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स, वाई और सी का जो पॉइंट है, ये कैसा त्रिभुज नजर आया, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, तो बेटा ये एंगल कितना बच गया, 120 डिग्री का। जब आप इसे आधा तोड़ देंगे, ये आधा तोड़ देंगे, एक्स एक्स के बराबर लाइन कर देंगे, तो ये ऊपर वाला एंगल 60 डिग्री, नीचे वाला एंगल 60 डिग्री। अब आप इसको घटकों में वियोजित कर दें, ये जो E1 वेक्टर है इसको भी घटकों में, कोस का घटक साइन के घटक में तोड़ दें, इसको भी आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में तोड़ दें। और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जिस भुजा के साथ कोण दिया हुआ होता है वो कोस का घटक होता है, जिस भुजा के साथ कोण दिया हुआ होता है वो कोस का घटक होता है। तो इस E1 वेक्टर का एंगल 60 यहां दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपके पास E1 cos थीटा और ये हो जाएगा E1 sin थीटा। इसी प्रकार से E2 का ले लो, इसके साथ एंगल दे रखा है, तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा और ये हो जाएगा आपके पास E2 sin थीटा। एक बात थोड़ा ध्यान से सुने, E1 और E2 का मान कैसे निकालेंगे। मान का फॉर्मूला क्या होगा सर, KQ अपॉन
आर स्क्वायर। तो के दोनों में बराबर है, क्यू दोनों में बराबर है, दूरी दोनों की बराबर है। तो E1 वेक्टर और E2 वेक्टर में केवल दिशाएं अलग अलग हैं, संख्यात्मक मान दोनों का बराबर है। तो हम क्या कह देंगे कि सर E1 का और E2 का मान बराबर है, थीटा दोनों में बराबर है। तो ये E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को खत्म कर देंगे। नहीं आया समझ में? और ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। दो तरीके हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने के, मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा। तो पहला तरीका तो यह है कि सदिश राशि को घटकों में तोड़ करके सॉल्व करना, जो कि आप इस चैप्टर के आगे आने वाले बचे हुए टॉपिक हैं उसका तरीका यही है, इसलिए मैंने आपको यह तरीका बताया। दूसरा भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यहां पर जुड़ेगा क्या, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो विद्युत क्षेत्र इन दोनों के योग की वजह से हो जाएगा। नहीं आया? तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो पहले आप यहां पे लिखेंगे E1 बराबर सर KQ अपॉन R का स्क्वायर, K का मान 9 10 की पावर 9, Q का मान 10 की पावर -8 और दूरी 0.1 का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाया, तो यहाँ पे एकांक सदिश नहीं लिखना है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये डायरेक्शन कौन सी है। इसके अंदर मुझे आई कैप जे कैप का फॉर्मेट क्या लिखना चाहिए पता नहीं है, मैंने सीधा लिख दिया। इसी प्रकार से E2 का मान निकाल लो, फॉर्मूला KQ अपॉन R स्क्वायर लगेगा। K का मान वही 9 10 की पावर 9, इसका मान 10 की पावर -8, ये 0.1 का स्क्वायर। आप देखेंगे तो दोनों का संख्यात्मक मान क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। दिशाएं अलग अलग हैं, तो E1 वेक्टर और E2 वेक्टर तो बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वेक्टर का मतलब दिशा भी है और दिशा दोनों की समान नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इनके आगे मॉड लगा देंगे, इसका मतलब इनकी दिशाएं गायब हो गई और केवल इनका परिमाण रह गया, और परिमाण दोनों का बराबर है। तो बिंदु C पर कुल विद्युत क्षेत्र, बोलो बिंदु C पर कुल विद्युत क्षेत्र। आपको ये कहानी लिखने की जरूरत नहीं है कि इनको हमने घटकों में तोड़ा, ऊर्ध्वाधर घटक कैंसिल हो गए, क्षैतिज घटक जुड़ गए, तो इसको हम कह देते हैं EC वेक्टर। ये हो जाएगा सर E1 cos थीटा प्लस बोलो E2 cos थीटा। वेक्टर लगाया है तो निश्चित रूप से आपको डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी, और ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा? एक्स एक्स की दिशा। एक्स एक्स की दिशा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? आई कैप लिख देंगे। तो ये दोनों सेम ही तो है, E1 और E2 सेम ही तो है, तो इसको क्या लिख दूं मैं? 2E1 cos थीटा। चलो 2 लिखा, E1 का मान ये रहा, लिखो यहां पर 9 10 की पावर 9 10 की पावर -5 और बटा में 0.1 का स्क्वायर। अच्छा 10 की पावर 8 है यहाँ पे, ओके। और साथ में क्या चल रहा है? cos थीटा। cos कितना थीटा? cos 60 का मान 1/2, cos 60 डिग्री 1/2। वेक्टर चल रहा है तो आई कैप साथ में लेना। इस 2 ने इस 2 को मार दिया, बोलो कितना हो जाएगा? 9 10 की पावर ऊपर बचेगा 1, नीचे क्या चल रहा है? 0.1। 0.1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 0.01। 0.01 को लिखेंगे हम, जब ये पॉइंट जाएगा तो ऊपर लगेगा 100, तो ये आंसर आ जाएगा 9 × 10 की पावर 3 आई कैप। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। मात्रक लिखना बहुत जरूरी है, न्यूटन अपॉन कूलम। पिछले वाले टॉपिक्स में जब आप सॉल्व करोगे आंसर, मैंने मात्रक नहीं लगाया था लास्ट में, क्यों? क्योंकि हमने कैलकुलेशन नहीं करी है। मात्रक केवल लास्ट टाइम लगाया जाता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे न्यूटन अपॉन कूलम, यहाँ न्यूटन अपॉन कूलम, हर जगह लगाने की जरूरत नहीं है। लास्ट में जहां पे सॉल्यूशन करके आप छोड़ें, दैट टाइम आप उसका मात्रक लगा दें। क्लियर? तो एक तरीका तो हो गया, ये आसान है। आगे के टॉपिक्स में आप लोगों को इसको पढ़ना। ये थोड़ा सा कठिन तरीका भी था, इसका आसान तरीका भी मैं बता देता हूं। चलो आसान तरीका क्या होगा? इसके आसान तरीके में आपको इसको घटकों में वियोजित करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कर सकते हैं। आपको इसको घटकों में तोड़ने की जरूरत नहीं है। ये टोटल एंगल कितने डिग्री का? 120 डिग्री का। अच्छे से पता चल जाएगा, 120 डिग्री का। और ये आपके पास E2 वेक्टर है। E1 का मान निकाल लिया, E2 का मान निकाल लिया, परिमाण में बराबर, दिशा में अलग अलग। परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हो भैया? सदिश योग, दोनों का सदिश योग। और सदिश योग का फॉर्मूला क्या आएगा? बोलो। आप ऐसे भी लिख सकते हो सर, EC बराबर √
E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर 2E1 E2 cos थीटा। दो सदिश राशियों का योग पढ़ा होगा ना आपने, नहीं आया? तो E1 और E2 का मान तो बराबर है, तो इसकी जगह मैं E1 ही लिख देता हूं। तो ये E1 का स्क्वायर, इसकी जगह भी प्लस 2, ये E1 और ये भी E1 गुणा होगा तो E1 का, और cos कितने डिग्री? नॉट 60 डिग्री, 120 डिग्री, और cos 120 का मान होता है -1/2। ये वैल्यू तो आपको याद रखनी पड़ेगी। cos 120 डिग्री का मान -1/2। इस बट्टा के 2 ने इसको खत्म किया, ये माइनस आएगा बाहर, तो ये E1 का स्क्वायर एक E1 स्क्वायर को ले डूबेगा, तो क्या बचेगा? रूट E1 का स्क्वायर हटाओगे तो क्या आएगा? E1 आएगा। आप लोगों ने सदिश संयोजन में मैंने नोट लगवाया था कक्षा 11 में कि दो सदिश राशियां परिमाण में बराबर और 120 डिग्री के एंगल पे जा रही हो तो उन दोनों का रिजल्ट किसी एक के बराबर आएगा। 120 डिग्री के ऊपर यदि दो समान परिमाण की सदिश राशियां जुड़ रही हैं तो उनका रिजल्ट उनके बीच में और दोनों में से किसी एक के बराबर। आपने क्या देखा सर? E1 वेक्टर E2 वेक्टर का मॉड्यूलेशन बराबर है, इनका जो मॉड है वो बराबर है, तो दोनों का मान है, इसका जो परिणामी वैल्यू है वो E1 के बराबर कह दो चाहे E2 के बराबर कह दो। अब यहां पे आपको ये वैल्यू लिख देनी चाहिए। चलो यहां लिख देता हूं मैं। फाइनली EC वेक्टर बराबर 9 10 की पावर 9 10 की पावर -8 अपॉन 0.1 का स्क्वायर। 9 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2 ये, तो 9 इंटू 10 की पावर 3 और वेक्टर लगाया तो आई कैप, मात्रक लगेगा न्यूटन अपॉन कूलम। तो दोनों तरीके हैं, सदिश योग करके भी आप कर सकते हो और इसे घटकों में तोड़ करके भी कर सकते हो। तो आई थिंक ये आप लोगों के लिए आसान रहेगा कैलकुलेशन की दृष्टि से। लेकिन अगर आप आगे वाले टॉपिक्स पढ़ लेंगे इस चैप्टर के बाद, इस चैप्टर के अंदर बाकी वाले टॉपिक पढ़ोगे तो आपको दूसरा तरीका भी आसान लगने लग जाएगा, क्योंकि अभी हमने उस तरीके को पढ़ा नहीं है। चलो हो गया, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1.9 कंप्लीट है। अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आने की पूरी संभावना बनती है। आगे चलो।